11, Politics and Society. So this chapter, Politics and Society, comprises of various concepts. Okay, concepts like sociological theories of power, power के बारे में बात करता है, and elite power के बारे में बात करता है, democracy के बारे में बात करता है. So this chapter is a, you know, fully based concept based chapter, like lot of concepts you're gonna find here, and वो concept जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, नेशन के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में, नेशन और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में, और नेशन विदाउट स्टेट के बारे में, और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट इस चैप्टर में पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में हम इसे डेप्थ में पढ़ेंगे. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सोशोलॉजिकल थेरीज ऑफ पावर. जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सामने वो है सोशोलॉजिकल थेरीज ऑफ पावर. पावर से हम क्या समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. बिफोर अंडरस्टैंडिंग पावर पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें पावर को समझना है. टॉपिक इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. तो उस पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें पावर को समझने की ज़रूरत है. देखो, हर एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, या कोई भी सोशल मूवमेंट हो ना, वो पावर एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि उनके पास पावर होती है और उस पावर के थ्रू वो काम करते हैं. दे वर्क थ्रू पावर. इन सिंपल वर्ड्स, पावर का क्या मतलब है? इट मीन्स द एबिलिटी टू मेक अदर्स डू व्हाट यू वांट. सो मैं क्या चाहती हूँ वो मैं किसी और से करा रही हूँ, मतलब मेरे पास कोई पावर है तभी वो काम वो कर रहा है अगला इंसान. ठीक है. तो अगर आपके पास पावर है ना, तो आप जो काम कराना चाहते हो आप वो करा सकते हो, इवन इफ दे डोंट वांट टू डू इट. और अगर वो करना नहीं भी चाहते हैं, स्टिल वो काम करेंगे, बिकॉज आई एम हैविंग अ पावर. फॉर एग्जाम्पल, एक IAS ऑफिसर है, वो कह रहा है यहाँ पे जो कचरा आपने गंद मचाया इसे खाली करो, इसे गंद को, इस एरिया को खाली करो, और लोगों को नहीं भी करना है, दे स्टिल आर कंपेल्ड टू डू दैट वर्क. क्यों? क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर ने कहा ही इज़ इन चार्ज, ही हैज़ दैट पावर. तो इसलिए लोग जो काम नहीं भी करना चाह रहे हैं वो काम करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो इंसान है, उसके पास पावर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू ट्रैफिक रूल. कोई भी गवर्नमेंट है वो एक नया ट्रैफिक रूल को इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है. बहुत सारे पीपल उसे पसंद नहीं करेंगे, बट पसंद करना या ना करना वो उनका एक ओपिनियन रह सकता है. स्टिल दे हैव टू फॉलो इट. उस पावर को, जो उन्होंने कोई भी पावर के थ्रू कोई भी डिसीजन बनाया है, ठीक है, वो फॉलो करना है आम जनता को, लोगों को, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट. क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस चीज़ को इन्फोर्स करा सके. ठीक है. फिर वो आपको डंडा मार के इन्फोर्स करा सकते हैं, आपको कोई पनिशमेंट, आपने कोई क्राइम किया, आपने कोई ब्राइबरी की है, कुछ भी करके आपको वो पनिशमेंट का, मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी उस चीज़ की, तो वो आपको किसी ना किसी के थ्रू काम करा सकते हैं. दिस एबिलिटी टू गेट पीपल टू ओबे इज़ कॉल्ड पावर. ये एबिलिटी होना कि आप लोगों से वो काम करा सको, मन चाहा काम, या जो आप नहीं भी चाहते हो वो काम भी करा सको, इसे पावर कहते हैं. वो काम जो आप कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो, लोग उस चीज़ को ओबे कर रहे हैं, लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसे हम पावर कहते हैं. Power is always exercised in a relationship. One person influences another person, therefore power cannot exist in isolation. देखो, पावर जो है ना, आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, एक MLA है या कोई भी आप मिनिस्टर ले लो, ठीक है, उनके पास पावर अगर है तो वहाँ पर लोग ही नहीं है. अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर लोग ही नहीं है, वो किस पे वो पावर एक्सरसाइज करेगा. ठीक है. तो आइसोलेशन में तो वो पावर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लोग ही नहीं है, वो पावर किस पे, अपने आप पर हुकूमत तो नहीं करेगा. वो हुकूमत किस पे करे? कॉमन मासेस पे, लोगों पे. वहाँ लोग हैं. ठीक है. कॉमन मासेस हैं, जनता है. पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज ना रिलेशनशिप. तो पावर जो है हमेशा रिलेशनशिप में एक्सरसाइज होती है. दो लोग होते हैं, एक सुनने वाला जो ओबे करने वाला है वो, और एक जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बताएगा, एक इंसान वो. तो एक इंसान इन्फ्लुएंस करता है दूसरे इंसान को. ठीक है. अब आ जाए मैक्स वेबर का व्यू देखते हैं पावर को लेके. देखो, मैक्स वेबर का हम एक ट्राइपार्टाइट थ्योरी भी पढ़ चुके हैं जो मैक्स वेबर ने दी है. ठीक है. जिसमें वो क्लास, पावर और पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं. अभी हम पावर को पढ़ रहे हैं. ठीक है. पावर के बारे में क्या कह रहा है मैक्स वेबर? पावर इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन कैन कैरी आउट हिज ओन विल इवन व्हेन अदर पर्सन और अदर पीपल रेजिस्ट हिम. कि अगर कोई अगला इंसान उसको रेजिस्ट कर भी रहा है, ठीक है, तब भी वो पर्सन जो है अपनी विल को कैरी कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है. Because he has that power, so he can do whatever he wants to. The important words here are even against resistance. यानी कि important word यहाँ पर क्या है कि अगर कोई resistance है भी, तब भी वो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं.
सपोज को लोग यूनिवर्सिटी है वो इंक्रीज़ करती है एग्जामिनेशन की फ़ीस, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो जो एग्जामिनेशन की फ़ीस बढ़ा रही है, या फिर आप देख लो कि फॉर्म्स जो हम फिल करते हैं उनकी फ़ीस कितनी बढ़ रही है। तो अगर वो फॉर्म्स की फ़ीस भी जो बढ़ रही है, आप क्या करते हो, यू स्टिल हैव टू, इवन इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे दैट फीस, यू स्टिल हैव टू, अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठना है तो। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिसीजन, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, बट द यूनिवर्सिटी स्टिल इम्प्लीमेंट्स द न्यू फीस, लेकिन यूनिवर्सिटी फिर भी न्यू फीस को इम्प्लीमेंट करती है। और वेबर के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है पावर की, बिकॉज द यूनिवर्सिटी वॉज एबल टू इम्पोज इट्स डिसीजन डिस्पाइट ऑपोजिशन। मतलब ये पावर किसके पास है, यूनिवर्सिटी के पास है। तो यूनिवर्सिटी के पास ये पावर है कि वो अपने रूल्स को रेगुलेट कर सके, अपने रूल्स को चला सके, अपने डिसीजंस को ले सके, चाहे रेजिस्टेंस हो या ना हो। सो इफ़ देर इज़ एनी अपोजिशन फ्रॉम एनी वन, वेदर स्टूडेंट, कोई कहीं से लोगों ने अपोज किया है, स्टिल उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को ले सकें, ठीक है। वेबर ने बिलीव किया कि पावर जो है इट इज़ मेनली अबाउट कंट्रोल एंड डोमिनेशन। पावर किसे कहा गया है कि पावर ना सिर्फ कंट्रोल और डोमिनेशन के बारे में बात करती है। ज़्यादातर अगर हम मेनली बात करें तो पावर जो है, आप कंट्रोल और डोमिनेशन का मिक्सचर देखोगे कि पावर कंट्रोलिंग और डोमिनेशन के लेकर बात करती है। दो फॉर्म्स ऑफ पावर की बात की, एक होता है कोएर्शन और एक होता है अथॉरिटी, ठीक है। कोएर्शन होता है फोर्सफुली आपने किसी को कोई काम कराया, ठीक है। अथॉरिटी होती है उनके पास, वो अथॉरिटी है, उनको लगता है कि ये हमारा हमें लीगल राइट, मतलब हमारे पास लेजिटिमेट है कि हमें ये काम करना ही करना है, क्योंकि लेजिटिमेट तरीके से हमें ऑर्डर्स दिए गए। पढ़ते हैं, लेट्स सी। व्हेन पीपल ओबे, लोग ओबे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देर अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट और फोर्स। उनको फोर्सफुली है तो वो चीज़ कराई जाएगी या उन्हें पनिश किया जाएगा, इसलिए वो उस चीज़ को ओबे कर रही हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ अ क्रिमिनल सरेंडर्स बिकॉज द पुलिस थ्रेटन टू अरेस्ट हिम। एक क्रिमिनल है और वो सरेंडर कर जाता है, क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो उन्हें थ्रेटन कर रही है कि हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो इसे हम कोएर्सिव पावर कहेंगे कि ज़बरदस्ती, अगर तूने ऐसा नहीं किया, तूने बयान नहीं दिया, अगर तूने सही बात नहीं बताई तो हम तुझे अरेस्ट कर लेंगे। और वो क्रिमिनल डर के मारे क्या करता है, सच उगल देता है कि हाँ भाई मैंने ये चोरी की है या मैंने ये काम किया है, और इसे हम कोएर्सिव पावर कहेंगे। तो लोगों ने ओबे किया क्योंकि उन्हें फोर्स कराया गया टू ओबे, ठीक है। या तुझे हम मार देंगे, तुझे हम गोली चला लेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि देर आर पीपल गोइंग ऑन द रोड, कोई लुटेरे आ जाते हैं, वो उनसे फ़ोन स्नैच कर लेते हैं या फिर उनका पर्स स्नैच कर लेते हैं, तो वो उनसे ज़बरदस्ती काम कराया गया, एक तरीके से आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके सर पे बंदूक रखी हुई थी, ठीक है। देन कम्स अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है, लेट्स सी नाउ द अथॉरिटी। Sometimes people obey not because they're afraid, but because they believe the person giving orders has a legitimate right to do so. This is called authority. कोई भी अथॉरिटी अगर आपको कोई काम करने के लिए कहेगी, आप करोगे क्योंकि आप उसको लेजिटिमेट कहोगे, क्या एक लेजिटिमेट तरीके से, एक लीगल तरीके से काम कहा गया है और हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं, जैसे भी हमने पहले पढ़ा कि ट्रैफिक रूल्स निकाले हैं, आप फॉलो करोगे क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ऐसे से आपको करना है, ठीक है। आपका चलान कटेगा, आपको ये करना है, तो आप उस रूल को ओबे करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर बिकॉज द टीचर हैज़ अ लेजिटिमेट पोजिशन इन द क्लासरूम। अब बच्चे सुनते हैं ना टीचर्स की, क्यों? क्योंकि अगर टीचर्स की नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियसली उनको पता है इससे रेपरकशंस क्या होंगे। इसके रेपरकशंस ये होंगे कि आपको सस्पेंड कराया जा सकता है, आपको स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है, आपको पिछली क्लास में डिबोट किया जा सकता है, मतलब आपको, अगर आप 6th में हो तो आपको 5th में रख दिया जाएगा। ऐसा छोटे छोटे बच्चों का जो करते हैं, इवन 12th तक ये राइट रहता है टीचर्स के पास। तो सिमिलरली सिटीजन्स ओबे करते हैं कोर्ट जजमेंट्स को बिकॉज दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। तो ऐसा ही है, सिटीजन्स जो हैं कोर्ट की जजमेंट्स को भी इसी तरीके से मानते हैं, क्योंकि वो जुडिशरी की अथॉरिटी को मानते हैं कि हाँ ये एक जुडिशरी है, एक लीगल अथॉरिटी है, ये जो रूल्स ये निकाल रही है, जो जजमेंट्स पास कर रही है, हमें इनको सुनना है और इनको मानना है। सो अथॉरिटी इज़ अ लेजिटिमेट पावर वेयर कोएर्शन इज़ फोर्स बेस्ड पावर। तो अथॉरिटी आपकी लेजिटिमेट पावर होगी, लेकिन कोएर्शन क्या होता है कि एक फोर्स बेस्ड पावर होती है, ज़बरदस्ती की पावर, ठीक है। अब आ जाइए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पावर। पावर को लेकर आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रहते हैं। अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने पावर को अलग अलग तरीक़ों से समझाया। सबसे पहले हमारे पास वेबर आ जाते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं हमारे सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में। अगर देखा जाए यूपीएससी सोशोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखा जाए, वेबर हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, एंड इमाइल डर्काइम हो गया, these are Talcott Parson, J.H. Mead. These are very important thinkers from our exams point of view, right? So वेबर का मानना क्या है कि पावर एक ज़ीरो सम गेम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, ज़ीरो सम गेम है?
वेबर का मानना है कि पावर एक जीरो सम गेम है. लेट्स अंडरस्टैंड. इमेजिन देयर इज ओनली वन चेयर. एक चेयर है हमारे पास, ठीक है, एक चेयर है. ओके, इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस. चेयर है और दो पीपल उस पर बैठना चाहते हैं. देयर आर टू पीपल हु वांट टू सिट इट, बट देयर इज ओनली वन चेयर. ओके, इफ वन पर्सन गेट्स द चेयर, ऑब्वियसली द लूज द अपॉर्चुनिटी. अगर एक को चेयर मिल जाती है तो इसके पास ये अपॉर्चुनिटी ये लूज़ कर लेता है. सिमिलरली वेबर ने कहा जब एक इंसान के पास पावर आ जाती है, ऑटोमेटिकली जो अदर पर्सन है वो पावर को लूज़ कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन एन इलेक्शन ओनली वन कैंडिडेट विन्स. द विनर गेन्स पॉलिटिकल पावर एंड द अदर candidates lose it. Therefore, Weber sees power as a matter of competition and domination. Even हमने लास्ट अभी कॉन्टेक्स्ट में भी वेबर के ही कॉन्टेक्स्ट में पावर को पढ़ा कि वो पावर को कैसे देखता है एज अ मैटर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड डोमिनेशन, एज अ मैटर ऑफ अ कंट्रोल और अ डोमिनेशन, राइट. तो यही बात है कि अगर कोई एक दो बंदे इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी और मोदी की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक अगर इंसान जीत रहा है तो दूसरा तो हार रहा है ना. हमारे पास सामने एग्जाम्पल, एक अगर जीतता है तो एक के पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है, लेकिन अगर दूसरा हार रहा है तो उसके पास वो पॉलिटिकल पावर नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट कम्स द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. जो नेक्स्ट हमारे पास पर्सपेक्टिव है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का है, और उस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में हम टैलकॉट पार्सन थिंकर को पढ़ रहे हैं. और जो फंक्शनलिस्ट है ना वो वेबर को डिसएग्री करते हैं कि वेबर जो ये चीज़ कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है. According to Talcott Parson, power is not only used in order to dominate people, instead power helps society achieve common goals. Talcott Parson का मानना है कि पावर जो है सिर्फ डोमिनेट करने के लिए नहीं यूज़ की जाती है. इंस्टेड क्या होता है, पावर ना सोसाइटी को हेल्प करती है कि हम कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें. फॉर एग्जाम्पल जब एक गवर्नमेंट रोड को बिल्ड कर रही है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर किसी का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है. इस केस में पावर जो है वो वेलफेयर के लिए यूज़ की जा रही है ऑफ द सोसाइटी रादर देन कंट्रोलिंग पीपल. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कंट्रोलिंग पीपल एंड डोमिनेटिंग पीपल, रादर देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो दैट आर associated with power. Like the government is building roads, schools, hospitals, and from that all those things everyone is getting the benefit. So Parsons has therefore called power a variable sum game. So different names has been given to this power, और इसे पावर को इसने कहा वेरिएबल सम गेम है. यानी कि पावर जो है वो फिक्स्ड नहीं है. एक सोसाइटी डेवलप करती है और कलेक्टिव वेलफेयर इंक्रीज किया जाता है, और जो इफेक्टिव पावर है सोसाइटी की वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है. वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है और पावर जो है इफेक्टिवली वो भी इंक्रीज हो रही है. तो वेबर की तरह नहीं है. पार्सन जो है वो उसका ये मानना है कि जो पावर है वो सबको बेनिफिट कर रही है. दिस इज द बिलीफ और दिस इज व्हाट पार्सन्स बिलीव इन कंटेक्स्ट ऑफ पावर, right, that the power is actually benefiting everyone. So it's not only about controlling and dominating, it's more of a benefit way, ठीक है. Then comes Marxist perspective. Marxist perspective में हम सबको पता है, हम कार्ल मार्क्स को स्टडी करते और भी हैं. देखो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में और भी है, यहाँ हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं. ना मार्क्सिस्ट की ना एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है ऑफ पावर. मार्क्सिस्ट का मानना है कि पावर इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द रिच एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लासेस. आप देखोगे कार्ल मार्क्स का ना द होल थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द इकोनॉमिक एंगल. किसी भी बात में देखो वो इकोनॉमिक एंगल को ही लेकर आता है. यहाँ पर भी वो यही बात कर रहा है कि जो पावर है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, रिच कर रहा है, इकोनॉमिक डोमिनेंट क्लासेस कर रही हैं, ठीक है. जो रूलिंग क्लासेस है यूजेज इट्स पावर टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट एंड टू कंट्रोल द वर्किंग क्लास. जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, वो पावर को यूज़ करती है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. और किसको कंट्रोल कर रही है, वर्किंग क्लास को. यानी कि जो बुर्जुआज हैं वो प्रोलेटेरिएट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है. ये वर्किंग क्लास है और जो बुर्जुआज हैं अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनके पास इकोनॉमिक पावर है, वर्कर्स के पास नहीं, ओनर्स के पास, ठीक है. बिकॉज वर्कर्स उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. तो दिस अलाउज द ओनर्स टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस इन द फेवर. इसकी वजह से क्योंकि उनके अंडर काम कर रहे हैं वर्कर्स, और ये ओनर्स को इन्फ्लुएंस करवाता है कि वो डिसीजंस अपने फेवर में ले सकें. मार्क्स ने पावर को कैसे कहा, एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, नॉट एज अ टूल फॉर पब्लिक वेलफेयर. तो वो तो बिल्कुल ही नहीं मानता था कि जो पावर है वो एक वेलफेयर का किसी भी तरीके से टूल हो सकता है. उसने हमेशा से ये माना कि पावर जो है या जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. पावर भी जो है एक टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है. अब आ जाए कंपैरिजन पे. इन तीनों पर्सपेक्टिव्स को हम कंपेयर करते हैं. एक वेबर का पर्सपेक्टिव हमने देखा, एक टैलकॉट पार्सन का हमने पर्सपेक्टिव देखा जिसे हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, और एक कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव भी देखा जिसे हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं. अब अगर हम तीनों पर्सपेक्टिव्स को देखें और उनको कंपेयर करें
वो देखते हैं. दिस इज वन कंपैरिजन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. वेबर सेज पावर इज अबाउट डोमिनेशन एंड कॉम्पिटिशन. पार्सन सेज पावर हेल्प सोसाइटी अचीव कलेक्टिव गोल्स. मार्क्स सेज पावर इज यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास टू एक्सप्लॉइट द वीकर सेक्शंस. सो ये तीनों का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट रहता है पावर को लेकर. अगर आप ये तीनों को इतना याद कर लोगे ना, तो आपको अभी तक जो भी पढ़ा है वो समझ आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कम्स एलीट थेरी. ठीक है. एलीट थेरी क्या कहता है कि हु एक्चुअली होल्ड्स पावर इन सोसाइटी. पावर इन सोसाइटी, सोसाइटी में पावर को एक्चुअल में होल्ड कौन करता है. और आंसर गिवन बाय एलीट थेरी इज दैट पावर इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. इनका मानना है कि पावर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है. किसका मानना है? एलीट थेरी का. इंस्टेड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल कंट्रोल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस. एक छोटा सा ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस को कंट्रोल करता है, और इन्हीं लोगों को एलीट कहते हैं. ठीक है. हम अंबानीज को देख लेते हैं, अडानीज को देख लेते हैं, एलन मस्क को देख लेते हैं. ये वो एलीट पीपल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं. इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं. ठीक है. दे मे इंक्लूड पॉलिटिकल लीडर्स, और इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, या कोई भी इन्फ्लुएंशियल बिजनेस ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है. और बाद में हम दो अप्रोचेस पढ़ेंगे, क्लासिकल एलीट थेरी और प्लूरलिस्ट एलीट थेरी, सॉरी प्लूरलिस्ट थेरी. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों थेरीज. ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों ही थेरीज को समझना है. जब हम क्लासिकल एलीट थेरी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इन थिंकर्स को पढ़ना है. कौन कौन से वो थिंकर्स हैं? मॉस्का, परेटो, सी राइट मिल्स. प्लूरलिस्ट थेरी में हम रॉबर्ट डायल को पढ़ेंगे. ठीक है. अब आ जाओ फ्रेंच और रेवंस की 5 बेसिस ऑफ पावर को देखते हैं. ठीक है. फ्रेंच एंड रेवर्स के ना 5 बेसिस ऑफ पावर थे. ठीक है. दे एक्सप्लेन्ड दैट पीपल ओबे अदर्स फॉर डिफरेंट रीजंस. देखो लोग ओबे करते हैं अलग अलग रीजंस के लिए. ठीक है. एक टीचर के पास पावर है उसकी पोजीशन की वजह से, एंड दिस इज अ लेजिटिमेट पावर. ठीक है. क्योंकि वो उसकी पोजीशन है, शी इज़ अ टीचर, शी हैज़ टू टेक द स्टूडेंट्स, यू नो, द फ्लॉक टुगेदर, एंड शी इज़ टीचिंग देम, शी इज़ एक्चुअली बिल्डिंग द यूथ of the nation. So she has got that position and that power, and that is legitimate. Okay. A doctor has power because of specialized knowledge. We all know doctor pays like so much of attention, detailed attention, like 5 years to just an MBBS, and then plus 2 years for the need PG, or that is like the specialization. So they're an expert knowledge. Doctors are having like an expert knowledge. They are so intelligent because they have given so much to this technical field, right? Then a celebrity comes, they influences people because they admire him or her. So that is a referent power. Even the celebrity has so much of power. आप देखोगे ना celebrity के doctors तो obviously उनका knowledge, वो treat कर रहे हैं, वो लोगों की जान बचा रहे हैं. definitely teacher भी आप देखोगे कि सोसाइटी में पढ़ा रही है, हमारे नेशन को बना रही है. ठीक है. लेकिन अपने सेलिब्रिटी को देखोगे एक अलग तरह का इनके पीछे लोग होते हैं, मतलब उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए. यू वॉन्ट सी पीपल आर गोइंग टू द डॉक्टर एंड वांटिंग देयर सेल्फीज इन द फोटोज़ एंड ऑल दैट स्टफ, नेवर. बट एक सेलिब्रिटी के साथ क्या होता है कि वो कहीं जा ही रहा होता है तो लोग उसके पीछे आ जाते हैं, एंड दे वॉन्ट टू क्लिक सेल्फीज, दे वॉन्ट टू दे एक्चुअली एडमायर देम. दे हैव सीन देयर वर्क इन अ फिल्म और you know web series or something like that sort of, but they admire him or her in such a way that they get crazy, people get crazy for them, celebrities. So they have a strong influence. और आपने देखा होगा कि ये celebrities जो हैं एडवर्टीजमेंट्स करते हैं ना, तो इनके एडवर्टीजमेंट्स कभी स्लाइस क्या होता है, एक जूस का नाम है, स्लाइस जूस का नाम आई गेस, तो वो उसकी ऐड दे रही होती है, एक मैंगो जूस काइंड ऑफ, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक स्लाइस ही नाम है उसका. एंड पीपल एक्चुअली दे ड्रिंक दिस ड्रिंक क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज समथिंग देयर, यू नो, फेवरेट कैरेक्टर्स और द फेवरेट सेलिब्रिटी हैज़ टॉक्ड अबाउट, सो इट मस्ट बी समथिंग यूजफुल. इवन जैसे लक्स की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई है, तो लक्स को वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं कि लक्स एक बहुत ही अच्छी सोप है. वो हो या नहीं हो वो बात नहीं है, बस एक सेलिब्रिटी ने उसे प्रमोट किया है, सो दे आर गोइंग विद दैट फ्लो, राइट. देन कम्स द एम्प्लॉयर कैन रिवॉर्ड वर्कर्स विद प्रमोशंस. एक एम्प्लॉयर है वो वर्कर्स को रिवॉर्ड कर सकता है प्रमोशंस के साथ, तो इसे रिवॉर्ड पावर कहते हैं. एक पुलिस जो है वो पीपल को पनिश करता है जो लॉ को ब्रेक करते हैं, और उसे कोर्सिव पावर कहते हैं. सो द पावर डज नॉट ओनली कम फ्रॉम वन सोर्स. पावर जो है वो एक सोर्स से नहीं आती, इट कैन कम फ्रॉम पोजिशन, नॉलेज, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और पर्सनल इन्फ्लुएंस. तो
पावर जो है एक सोर्स से नहीं आ रही है, अलग अलग सोर्स से आ रही है. इट कैन बी पोजिशन, इट कैन बी रिवॉर्ड्स, इट कैन बी नॉलेज, पर्सनल इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई पनिशमेंट हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिकल एलीट थ्योरी को पढ़ेंगे. ठीक है. क्लासिकल एलीट थ्योरी और प्लूरलिस्ट थ्योरी को हम पढ़ेंगे इन डिटेल. दिस इज क्लासिकल एंड pluralist theory. We will study this in next lecture in detail. So that's all for today. Thank you.